Hello students, this is chapter 3 in microeconomics, consumers equilibrium utility analysis, and in previous video I explained you about the concept of utility, that what is utility. Utility refers to satisfaction derived from the consumption of a commodity, and the second way, the measurement of utility, that how we can measure the utility, in what ways. So, and the third topic was the concept of total utility and the concept of marginal utility. In today's video, we will talk about the relation between total utility and marginal utility. So let's start. So before we start to read the relationship between total utility and marginal utility, I just want to explain one more time that what is total utility and what is marginal utility. In previous video, I told you that if someone is consuming a commodity X, first unit, then he will getting the marginal utility at 100 unit और यूटिल्स. ओके, अब वो सेकेंड यूनिट जब कंज्यूम कर रहा है एक्स कमोडिटी का, देन द कंज्यूमर इज गेटिंग 90 यूटिल्स. ओके, दैट मीन्स द कंजम्पशन करने पर, सेकेंड यूनिट कंजम्पशन करने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है. ओके, सो इन्हीं को जब हम ऐड ऑन कर देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का सम कर देते हैं, तो आ जाता है टोटल यूटिलिटी. जैसे कि फर्स्ट कमोडिटी एक्स को जब हमने कंज्यूम किया तब हमारे पास जो टोटल यूटिलिटी थी दैट वाज 100, बट जैसे ही हमने सेकंड कमोडिटी एक्स को हमने यूटिलाइज किया तो हमारे पास में जो टोटल यूटिलिटी हो गई, अब हो गई 100 + 90. ओके, दैट इज़ 100 + 90. तो ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी TUX आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, TUX इज इक्वल टू द सम ऑफ MUX. ओके, यानी जितनी भी हम टोटल एक्स, जब हम टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट फाइंड कर रहे होंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उनको ऐड ऑन कर देना होता है, तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी होती है वो फाइंड आउट हो जाती है. ओके, हमने इसका ग्राफ भी देखा था कि ग्राफ किस तरह से वर्क करता है. हमने सेम टेबल का जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी कर्व हमने यहाँ पर एक ही डायग्राम पर बनाया हुआ था. तो अब आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से क्या क्या इक्वेशंस इनकी इक्वल होती हैं. So the first relation between total utility and marginal utility is when MU decrease, TU increase. Okay, क्या बताया गया है कि जब MU डिक्रीज हो रही होती है, जब MU डिक्रीज हो रही होती है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है. प्रीवियस टेबल में हम अगर देखें तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ये 100 से 90 पर चली गई, यानी ये डिक्रीज हो रही है. ओके, लेकिन टोटल यूटिलिटी 100 से 90 पर आ गई, यानी ये इंक्रीज हो रही है. ओके, तो ये पहला रिलेशन हो गया, ये याद रखना है. व्हेन MU डिक्रीज, TU इंक्रीज एट अ डिमिनिशिंग रेट. ओके, और यहाँ पर भी दिखाया गया है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है आपको ये, और यहाँ से देखिए TU जो है ये आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो MU है वो पीछे की तरफ जा रही है. तो MU डिक्रीज हो रही है और TU जो है वो इंक्रीज हो रही है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, व्हेन MU इज 0, when MU is 0, TU is constant and maximum at point P. क्या बताया गया है कि जब मैक्सिमम यानी मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होती है, जब TU कांस्टेंट हो जाती है. ओके, कांस्टेंट हो जाती है और अपनी मैक्सिमम लेवल पर होती है. तो टेबल में भी देख सकते हैं आप, जब मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें तो हमारे पास में नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी जब दी गई है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी 0. जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तब TU हमारी क्या है, कांस्टेंट है 2 पोजीशंस पर और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है. ओके, तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन MU इज 0, TU यानी टोटल यूटिलिटी इज ऑन इट हाईएस्ट लेवल. ओके, और वो कांस्टेंट रहती है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हेन MU इज नेगेटिव, TU स्टार्ट डिमिनिशिंग. व्हेन MU इज नेगेटिव, MU क्या हो जाती है, जब MU नेगेटिव हो जाती है तब TU स्टार्ट डिमिनिशिंग. ओके, सेम हम पिछले वाले ग्राफ्स में अगर हम देखें यहाँ, तो MU जब नेगेटिव हो गई है, MU जब नेगेटिव हो गई तो टोटल यूटिलिटी भी डिमिनिशिंग होने लगी, यानी घटने लगी है. ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है. और ये यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट किस तरह से ब्रीफ कर रहा है. ये सेकेंड वाला पॉइंट को अगर हम देखना चाहें तो व्हेन MU इज 0, तो MU की देखो ये लाइन है, MU इस ये वाली लाइन पर आई हुई है, तो MU इस पॉइंट पर आकर 0 हो गई है. ओके, MU इस पॉइंट पर 0 हो गई है, बट TU पॉइंट P पर हाईएस्ट लेवल पर है, हाईएस्ट लेवल पर. ओके, और फिर जब MU नेगेटिव में गई है, MU नेगेटिव में चली गई है, तब TU स्टार्ट डिमिनिशिंग, वो डाउनवर्ड होना शुरू हो गई है, दैट इज TU. ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, तीनों पॉइंट्स. Now law of diminishing marginal utility, that what is the law of diminishing marginal utility.
ओके ये हम डेली लाइफ में करते हैं एक्सपीरियंस, डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि जब कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्हें भूख लगी और उन्होंने भूख लगने के बाद खाने के लिए उन्होंने पहली चपाती जब खाई, तब उन्हें जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो सेटिस्फेक्शन रेट था वो सबसे हाईएस्ट लेवल पर मिला। उन्होंने सेकंड चपाती खाई तो उन्हें उससे थोड़ा कम मिला, थर्ड पर उससे भी कम मिला। एक पॉइंट ऐसा आया जब चपाती की उन्हें जीरो हो गई, यानी सेटिस्फेक्शन रेट जो था वो जीरो हो गया, यानी उन्हें लगने लगा कि अब मुझे और चपाती नहीं खानी है। ओके सो ये क्या था, ये हमारा बिहेवियर है। इसी तरह से जो साइकोलॉजिकल लॉ हम इसी को बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम कंटिन्यूस वे में कंज्यूम करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसकी जो सेटिस्फैक्ट्री रेट होती है उस कमोडिटी की वो ज़ीरो हो जाती है। ओके तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ओके इसकी डेफिनेशन अब देख लेते हैं। Law of diminishing marginal utility is a state that as more and more units of commodity are consumed, जैसे जैसे जितने ज़्यादा commodities हम consume करते जाते हैं, marginal utility derived from every additional unit must decline. It happens in respect to all goods and services. It is therefore called fundamental law of satisfaction और fundamental psychological law. ओके सो ये बात क्लियर हो गई है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंटिन्यूस वे में कंज्यूम करते जाते हैं, ये क्या होता है, इससे हमारी जो सेटिस्फैक्ट्री रेट है वो कम होती जाती है। ओके ना उसमें दो बेसिक अजम्पशंस होते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। टू बेसिक अजम्पशंस। सो बेसिक अजम्पशंस ऑफ द लॉ आर एज अंडर। द फर्स्ट वन इज only standard unit of the commodity are consumed. okay only standard unit of the commodity are consumed, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कब काम करता है, जब only standard unit of the commodity are consumed, जब आप एक स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करते हो, जैसे कि लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। ओके यानी कि जब आप कप ऑफ टी पीते हो ना कि स्पून ऑफ टी लेते हो, तो एक टाइम पर आपको लगने लगेगा कि यार अब चाय नहीं पीना है, बहुत हो गई। okay second point, consumption of the commodity is continuous, not that one unit of the commodity is consumed now and the other tomorrow. okay सेकेंड पॉइंट हम क्या मानते हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है कब काम करेगा, जब जो कंजम्पशन है ये कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस। ओके यानी ऐसा नहीं कि मैंने भाई मिस्टर एक्स ने एक चपाती आज खाई थी, दूसरी चपाती कल खाई, या फिर एक कमोडिटी को आज कंज्यूम किया गया और दूसरी कमोडिटी को यानी उसके दूसरे यूनिट को कल कंज्यूम किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करेगा। ओके आई होप ये दोनों ही पॉइंट समझ में आए होंगे अच्छे से। नाउ द थर्ड जो हम अगला हेडिंग है हमारा, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर हम डेली लाइफ में हम लोग खुद भी कंज्यूमर की तरह बिहेव करते हैं, हम लोग एक कंज्यूमर हैं, कुछ ना कुछ चीज़ हम कंज्यूम करते हैं। ओके बट कंज्यूम हम करते तो हैं, लेकिन हम बहुत सोच समझ के कंज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी इनकम जो होती है वो लिमिटेड होती है, हमारी जो अर्निंग्स होती हैं फिर सोर्स ऑफ इनकम जो होती हैं, सोर्स ऑफ मनी जो होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसके पास में सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है लेकिन सोर्स ऑफ मनी ज़रूर है, पॉकेट मनी उसे मिल सकती है, तो वो लिमिटेड है, यानी जो मनी यहाँ उसके पास आ रही है वो लिमिटेड है। तो ऐसे में वो क्या चाहता है कि कम से कम पैसे खर्च करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सके। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो कॉन्सेप्ट of consumers equilibrium refers to a point of maximum satisfaction when he is spending his given income across different goods. In other words, a consumer is in equilibrium when he allocates his given income to the purchase of different goods in a manner such that his total satisfaction is maximized. क्लियर हो गया। यानी कि एक कंज्यूमर के तौर पे आप क्या चाहोगे कि किसी भी प्रोडक्ट को आप जब खरीद रहे हो तो उसी प्रोडक्ट को आप खरीदो जिससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। ओके द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच ए मैनर दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन। ओके तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ अब मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। So marginal utility analysis and consumers equilibrium. So now address the basic question of this chapter. How much of a commodity a consumer buys so that he maximizes his satisfaction and attains the point of equilibrium. Okay, so this is discussed with reference to two different situations. The first one is when only one commodity is consumed and the second one is when two or more commodities are consumed. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि how much of a commodity a consumer buys so that he maximizes satisfaction, कि कितनी यूनिट्स खरीदे, किसी कमोडिटी की वो कितनी यूनिट्स खरीदे
कोई कंज्यूमर, जिससे उसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ये दो कंडीशंस में हो सकता है। जब पहली कंडीशन है व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, एंड द सेकेंड वन इज व्हेन 2 और मोर कमोडिटीज आर कंज्यूम्ड। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली फर्स्ट वाली सिचुएशन को, व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, यानी कि हमारे पास सिर्फ कंज्यूम करने के लिए सिर्फ एक ही कमोडिटी है और हमारे पास जो भी इनकम है हम सारी इनकम उस कमोडिटी एक्स पर ही लगाने वाले हैं, कोई कमोडिटी वाई नहीं है इन केस में। ठीक है, जो भी हमारी इनकम होगी हम सिर्फ एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करने में लगाने वाले हैं। तो इस कंडीशन में देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस, तो परचेज ऑफ ए कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो हम परचेज करते हैं किसी कमोडिटी को, तो उसके जो 3 बड़े फैक्टर्स जो होते हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जो कमोडिटी हम यूज़ करने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, ख़रीदने वाले हैं, उसकी प्राइस क्या है। ओके, उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। सेकेंड वन हम देखते हैं मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी उससे हमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कितना मिल सकता है। ओके, एंड द थर्ड वन इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा, हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे पहले कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है। आई थिंक पहले दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं दैट प्राइस ऑफ द कमोडिटी सिंपल है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस कितना है। दूसरा है मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी कि उससे हमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन कितना मिल सकता है। थर्ड हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो कल की वीडियो में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जब तक आप इन सभी पॉइंट्स को एक बार रिविजन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए एंड टेक केयर।